हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे से होंगे, मजे से होंगे, बहुत अच्छे से सिलेबस कवर कर रहे होंगे। और आज इस लेक्चर में हम लोग 5.2 के इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे। इससे पहले के दो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ही किया है 5.2 का, और उन इंट्रोडक्शन को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन, प्रश्नावली के पहले 8 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया होगा। अब इसमें सिर्फ एक और टॉपिक बचता है, जो कि है आपका डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है, इसको भी आपको देखना है। तो आज हम लोग इस अवकलनीयता को इस इंट्रोडक्शन के अंदर कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और उम्मीद करता हूं मेरे उस सॉल्यूशन आने से पहले ही आप लोग एक्सरसाइज खत्म करके आगे पहुंच चुके होंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इस लेक्चर के अंदर अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, इस डिफरेंशिएबिलिटी को समझने के से पहले, है ना, समझने से पहले मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूं, ठीक है ना। क्योंकि जब मैंने डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन आपको शुरू किया था, यानी कि 5.2 के पहले ही इंट्रोडक्शन के अंदर, तो मैंने आपको अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसके लिए हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, इस dy बाई डी एक्स का हमने एक मीनिंग, एक इसका अर्थ मैंने बताया था कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर ये कहलाता है dy बाई डी एक्स, यानी कि ये कहलाता है अवकलज। इस फलन का जो अवकलज होगा, डेरिवेटिव होगा उस dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है कि x के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x जो भी चेंज होगा y में, वो डेरिवेटिव यानी कि अवकलज कहलाता है, ठीक है ना। ये एक बेसिक मीनिंग हमने बता दिया था आपको। लेकिन आज इस अवकलनीयता को पढ़ने से पहले, डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टॉपिक और डिस्कस करना पड़ेगा। बहुत छोटा सा है लेकिन उसको जानना जरूरी है कि जो हमारे पास dy बाई डी एक्स होता है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, अवकलज होता है, डेरिवेटिव होता है, अवकलज जो होता है, अवकलज, ठीक है ना। अवकलज जो होता है इसका हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा, यानी कि ज्यामितीय व्याख्या भी हमें करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम इसको ग्राफ में देखें, फंक्शन के लिए ये क्या अहमियत रखता है, किसी भी फलन के लिए dy बाई डी एक्स अवकलज क्या अहमियत रखता है, इसको हमें देखना है, ठीक है ना। यानी कि इसकी मुझे ज्यामितीय व्याख्या करनी पड़ेगी, ज्यामितीय व्याख्या हम लोग देखेंगे, व्याख्या, ठीक है ना। व्याख्या इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। तो बहुत इजीली देखेंगे, बहुत कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर बाई चांस सपोज कर लीजिए ये मेरे पास में एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई एक फंक्शन है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसका ग्राफ हमारे सामने दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस ग्राफ के अंदर, है ना, इस फंक्शन के लिए इस dy बाई डी एक्स को का क्या मतलब है, इस बात को ध्यान से समझना। इस ग्राफ के, इस फलन के ग्राफ के किसी भी एक बिंदु पर, इस बिंदु को सपोज कर लो नीचे अगर मैं लेके जाऊंगा तो कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि x अक्ष पे हम बात कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू सपोज कर लो c। तो x इज इक्वल टू c पर अगर मैं देखूं dy बाई डी एक्स निकालूं तो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा अगर इस बिंदु पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूं, मैं क्या खींच दूं, एक स्पर्श रेखा खींच दूं। स्पर्श रेखा आप लोगों को पता है, जैसे आपने क्लास 9th में भी वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ी थी, है ना, याद कर रहे हो ना, जो एक ही पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी। तो अगर मैं इस ग्राफ के लिए, इस फलन के ग्राफ के लिए इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचता हूं, तो मेरे भाई स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, यानी कि स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा, स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा बेटा, ढाल मतलब स्लोप, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा का जो स्लोप होगा वो dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स होगा। यानी कि dy बाई डी एक्स क्या दिखाता है, अवकलज क्या दिखाता है, अवकलज dy बाई डी एक्स जो है वो फलन के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के ढाल को प्रदर्शित करता है। इस बात को ध्यान रखना है, बिल्कुल ठीक बात है। और ढाल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बेटे देखना चाहिए था आपको 11th के अंदर, क्योंकि इस ढाल का यूज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 6 में भी करेंगे।
जहां पर हम लोग अवकलज का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तब इस चीज को बहुत डिटेल्ड हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर स्पर्श रेखा को लेकर के ही बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी इस पे फोकस करो, अभी ज्यादा इस टेंशन में नहीं रहना है कि 11th में नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, वहां भी उसका भी इलाज हम लोग कर देंगे जब छठे चैप्टर में पहुंचेंगे तो लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतनी बात ध्यान रखें कि स्पर्श रेखा का ढाल जो है ना, और स्पर्श रेखा का ढाल किसी बिंदु पर, क्योंकि बहुत सारी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, यहां पर भी एक स्पर्श रेखा बन सकती है, हर एक बिंदु पर, फलन के हर एक बिंदु पर, इस फलन के हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा बन सकती है। तो यहां पर हम ये लिख भी देते हैं कि x इज इक्वल टू सी पर, x इज इक्वल टू सी मीन्स कोई भी पॉइंट है, dy बाई dx जो है स्पर्श रेखा के ढाल को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका ज्यामितीय मीनिंग है, ज्यामितीय इसकी व्याख्या है। इतनी बात को आप कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में नोट करके रख लो कि dy बाई dx यानी कि अवकलज का ज्यामितीय व्याख्या क्या है। एक ग्राफ को बनाएंगे और दिखाएंगे स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो dy बाई dx से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये मीनिंग हमने पहले आपको बता दिया था, ये आज बताया, ये नया है, दिस इज न्यू, है ना, ये हम पहले बता चुके थे। तो ये हम लोगों ने आज dy बाई dx के दोनों मीनिंग जो कि संभव हो सकते हैं यही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ बात नहीं होगी, इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अब हम अपनी जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप जो भी इसमें से आपको ठीक लग रहा है आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लें, ठीक है ना, इसको नोट कर लें। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपका 12th का टॉपिक है, डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। क्या पढ़ाएंगे बेटा? डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। तो किसी फलन की डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये है, ये समझना है आपको कि किसी फलन की, ठीक है ना, आपके पास में जरा वायरिंग थोड़ी सही हो जाए, हाँ, फलन की जो फंक्शन होता है, फलन की डिफरेंशिएबिलिटी, मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है इस बारे में अगर बात करें तो इसको आप छोटी सी एक मोटे तौर पर याद रखना चाहो, इसका मीनिंग ये है कि फलन के, है ना, फलन के लिए ये कर सकते हैं, dy बाई dx के मिलने की एबिलिटी, योग्यता, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी कहलाती है। मतलब अगर हमारे पास में कोई फलन दे दिया गया है, फलन हमने ग्राफ वाइज बात कर रहे हैं, fx, है ना, y इज इक्वल टू fx, कोई फलन दे दिया गया है, अगर इसके हर एक किसी पॉइंट पर हमें स्पर्श रेखा मिल जाती है, मतलब इस फंक्शन के ग्राफ, इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, इस ग्राफ के बिंदुओं पर हमें स्पर्श रेखा मिल जा रहा है, स्पर्श रेखा हम खींच पा रहे हैं, तो अगर स्पर्श रेखा खींच जाएगी, है ना, स्पर्श रेखा मिल जाएगी, तो सीधी सीधी बात है, अगर स्पर्श रेखा प्राप्त होती है तो उसका ढाल भी प्राप्त हो जाएगा, स्लोप भी प्राप्त हो जाएगी, है ना। और अगर स्लोप प्राप्त हो जाएगी, स्लोप ही तो होता है dy बाई dx, इसका मतलब हमें dy बाई dx भी मिल जाएगा। मेरी जो बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो आप लोग थोड़ा सा स्लो मोशन में देख करके आप समझ सकते हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं। डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता क्या है? किसी फलन के dy बाई dx के मिलने की एबिलिटी है कि क्या उसके लिए हमें dy बाई dx मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, अवकलज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर अवकलज मिल रहा है तो इसका मतलब वो फलन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। और या ये बात कर सकते हैं कि अगर हम लोग किसी फलन के प्रत्येक किसी बिंदु पर, है ना, स्पर्श रेखा बना पा रहे हैं, तो स्पर्श रेखा बन रही तो ढाल भी मिल रहा है। भाई स्पर्श रेखा है, कोई भी रेखा है, दुनिया में जितनी भी रेखाएं हैं सबका ढाल होता है ना, सबका ढाल होता है। ढाल मतलब एक्स अक्ष से झुकाव, है ना, तो सबका ढाल होता है। और अगर ढाल प्राप्त हो रहा है तो dy बाई dx भी प्राप्त हो रहा है, और dy बाई dx प्राप्त होने की एबिलिटी को ही डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। चलिए अब देखो, सपोज कर लो एक फंक्शन है मेरे पास, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, और मैं एक बात कह रहा हूं
इसको मैं एक्सिस पे ही बना लेता हूं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पर फंक्शन नहीं है, यहां पे ये सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ के आए ना, यहां पे फंक्शन टूटा हुआ है, यहां पर फलन है ही नहीं, देखो बीच में से ब्रेक हो रखा है, आपको दिख रहा होगा या फिर जूम करके आप देख ले, ठीक है ना। यहां पर फंक्शन पूरा ग्राफ, मैं जब इस ग्राफ को बना रहा हूं तो यहां तक आते आते मुझे ये चौक उठानी पड़ रही है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट पर, यहां पर जहां से ग्राफ टूटा हुआ वहां पर स्पर्शरेखा मिलेगी या नहीं मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब यहां पर ग्राफ है ही नहीं तो स्पर्शरेखा बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि यानी कि अगर हमारे पास में कोई ग्राफ यहां से टूटा हुआ है, मतलब सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो वहां पर dy बाई dx हमें मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे स्पर्श रेखा नहीं मिलेगी, स्पर्श रेखा हमें नहीं मिलेगी, टेंजेंट अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्श रेखा को, नहीं मिलेगी। और जब टेंजेंट नहीं मिलेगी तो उसका ढाल नहीं मिलेगा, ढाल नहीं मिलेगा तो dy बाई dx मतलब नहीं उपलब्ध होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलने का मतलब क्या है? वो फंक्शन के अंदर वो एबिलिटी है ही नहीं, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, वो डिफरेंशिएबिलिटी वाली कॉन्सेप्ट को बता ही नहीं पा रहा है। तो फलन डिफरेंशिएबल तब ही होगा जब dy बाई dx हमें मिल जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, इतनी बात समझने के बाद में अब हम क्या बात करते हैं आपके पास में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने आपको 5.1 के अंदर बेटा कॉन्टिन्यूटी के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, इस बारे में हमने बात करी है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, बहुत सारे सवाल करवाए हैं, बहुत सारे तरीके हमने दो अप्रोच से देखा था, एक बार ग्राफ से, फिर उसके बाद में हमने लिमिट वाली अप्रोच से क्वेश्चंस को करे थे। तो इसी तरीके से हम लोग भी अब चेक क्या करेंगे, हम लोगों को ये चेक करना है, क्वेश्चन के अंदर ये चेक करना रहेगा कि फलन की हमें अवकलनीयता की जांच करनी रहेगी, फलन की अवकलनीयता, अवकलनीयता की हम लोग जांच करेंगे। और यही क्वेश्चंस आपको देखने हैं, जैसे फलन की कॉन्टिन्यूटी की जांच करते थे, ऐसे ही हम फलन की अवकलनीयता की जांच करेंगे किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर। तो अवकलनीयता की जांच किसी बिंदु पर, किसी एक पॉइंट, हमें पॉइंट दे दिए जाएंगे जिस बिंदु पे हमें करना है, किसी बिंदु पर, ठीक है मेरे बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, देखो पहले, अगर सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको बात बता के चला हूं, अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हो, किसी फंक्शन का आपको ग्राफ दिया हो, तो ग्राफ को आप देख के बता सकते हो कि क्या यहां पर अगर हम कहें कि x इज इक्वल टू, सपोज कर लो ये 3 है, 1 2 एंड 3, क्या x इज इक्वल टू 3 पर यहां पर फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है? आप देखो यहां पर आराम से एक स्पर्शरेखा बनाई जा सकती है, आराम से बड़े प्यार से एक स्पर्शरेखा बनाई जा सकती है। इसका मतलब अगर स्पर्शरेखा मिल जाए, अगर स्पर्शरेखा मिल जाए, स्पर्शरेखा मिल जाए, ठीक है ना, स्पर्शरेखा मिल जाती है, मिल जाए, तो फलन अवकलनीय होता है, अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएबल होता है। ग्राफ से तो क्लियर है ना, किसी भी फंक्शन का ग्राफ दिख जाएगा तो आप ये डिसाइड करने में सेकंड भी नहीं लगाओगे कि यहाँ पे आपको स्पर्शरेखा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो अभी एक एग्जांपल मैंने लिया था कि अगर आपके सामने x एक्सिस y एक्सिस एक फंक्शन है जो कि ब्रेक हो रखा है, y इज इक्वल टू fx, कोई भी फंक्शन है जो यहां से ब्रेक नहीं हो रखा है, तो यहां पर जब ग्राफ है ही नहीं तो इस पॉइंट पर हमें कोई स्पर्शरेखा नहीं मिलेगी। इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर हम बात करें 1 एंड 2, x इज इक्वल टू 2 मान लो उसको, यहाँ x इज इक्वल टू 2 पर फलन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इज इक्वल टू 2 पर क्योंकि ग्राफ ही उपलब्ध नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इज इक्वल टू 2 पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो जब अवकलनीय नहीं होगा तो स्पर्शरेखा बनेगी नहीं, बात खत्म, क्योंकि स्पर्शरेखा बनी नहीं रही है। लेकिन अन्य बिंदुओं पे हो सकता है, इससे आगे जाए, यहां पर भी मिल जाएगा, यहां पे भी मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा, यहां पे भी।
तो अन्य बिंदुओं पर आपको स्पर्शरेखा मिल सकती है, तो वहां पर हो सकता है। तो ये ध्यान रखनी है आपको बात। अभी और डिटेल से बात करेंगे। तो हम लोग ग्राफ अगर दिख जाता है, ग्राफ सामने से दिखता है, तो उसको देख करके आप इजीली कह दोगे मेरे भाई कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो थोड़ी सी मोटे तौर पर हम 2-4 नोट लिख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि 12वीं का कोर्स हमें करना है हल्के हल्के तरीके से, ताकि समझ में भी आए, नंबर भी आए और पेपर में भी अच्छे से आप लोग कर लो। ठीक है, तो भैया अब थोड़ा सा 2-4 नोट आपको मैं बता रहा हूं जिनकी हेल्प से आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है ना, कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहला नोट नंबर 1 करके लिख लेंगे आप, NOTE, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या होगा, पहले ग्राफ से समझिएगा। सपोज कर लीजिए आपको एक ग्राफ ऐसा मिल जाता है, दिस इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx, और इसका ये जो अंतः बिंदु हैं a है और ये पॉइंट b है। किसी भी वक्र के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु तो कहते हैं इनको, एंड पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स। इसके एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए और बी है। यहां पर कभी भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, ध्यान रखना है, एंड पॉइंट पर कभी भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो जब यहां पर ना तो ए पर स्पर्श रेखा बना सकते ना बी पर स्पर्श रेखा बना सकते, फोर वही बात आ गई, जब स्पर्श रेखा नहीं है, स्पर्श रेखा नहीं है, इसका मतलब dy बाई dx भी नहीं है, dy बाई dx भी नहीं है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि स्पर्श रेखा के ढाल को ही तो dy बाई dx कहते हैं। तो सीधी सी बात है, नोट नंबर 1 में ये लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं फलन के एंड पॉइंट पर, फलन के ग्राफ ऐसे लिखे हैं, किसी फलन के, ठीक है ना, मैं इधर ही लिख दूंगा इसको पूरा, किसी फलन के ग्राफ में एंड पॉइंट्स पर, एंड पॉइंट्स पर फलन अवकलनीय नहीं होता, अवकलनीय मतलब डिफरेंशिएबल, अंग्रेजी में कह सकते हैं डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं होता। याद रखना है आपको, ये बात आपको याद रखनी है, ये नोट याद रखना है, नोट नंबर 1, कि किसी भी ग्राफ के एंड पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इन पॉइंट्स पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात ये हमने आपको बताई है, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये आनी चाहिए। इसकी जरूरत हम लोग बहुत महसूस करेंगे जब छठे चैप्टर में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो इन चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, चलिए नोट नंबर 2 के तरफ अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, नोट नंबर 2 इज व्हाट, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। नोट नंबर 2 भी इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इन सबको नोट करके लिख लेना कि अगर, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, अगर ग्राफ इस तरीके से है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ग्राफ बीच में ब्रेक हो रहा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अगर ग्राफ ब्रेक हो रहा है इसका मतलब है फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। यदि कोई भी फलन किसी बिंदु पर सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जैसे सपोज कर लो ये x इज इक्वल टू सी पर, x इज इक्वल टू सी, ये पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू सी पर सतत नहीं है, तो फलन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं, आपके पास में इस पॉइंट को मैंने लिखा था बहुत अच्छे से, कि यदि, इस पॉइंट को लिखेंगे, यदि किसी बिंदु पर फलन संतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो उस बिंदु पर
फलन अवकलनीय, अवकलनीय, अवकलनीय यानी के डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, भी नहीं होता। कॉमन सी बात है, जब ग्राफ टूट गया तो यहां स्पर्शरेखा बनेगी नहीं, स्पर्शरेखा नहीं बनेगी तो dy बाई dx का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इट मीन्स इस पॉइंट पर हम ये कह देंगे, बहुत आसानी से कह देंगे भैया कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये दो नोट आपके सामने आ चुके हैं, इनको अच्छे से अपनी कॉपी में सजा करके रखेंगे। नोट नंबर 3 इज व्हाट, ये भी बहुत जरूरी बात है। नोट नंबर 3 के नोट नंबर 3 ये है कि नोचेस, हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता, मैं ग्राफ बता देता हूं एक बार। ग्राफ अगर इस तरीके से आ जाए, मान के चलो कोई फंक्शन इस तरीके का आ गया, जहां पर इसकी नोच बन रही हो, ये वाली, इसको नोच बोलते हैं। इस तरीके से जो कोना बनता है ना, ये नुकीला नोच, जैसे नाक वाली नोच होती है हमारी, है ना, नोचेस। इन नोचेस के ऊपर, ठीक है ना, यहां पे स्पर्शरेखा नहीं बन सकती। स्पर्शरेखा भी एक कर्व के ऊपर ही बनती है। इस तरीके की ग्राफ की स्पर्शरेखा नहीं बना सकते, ऐसे वक्र की आप स्पर्शरेखा नहीं बना सकते। तो या नोचेस के ऊपर, जो नोचेस है, ये पॉइंट जो है इसका नोचेस है, नोच है ये नोच, ठीक है ना। तो याद रखना, नोचेस पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि यहां पर स्पर्शरेखा नहीं बन सकती। आप वो सर जी बना लो ना, बनाने में क्या है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनती है स्पर्शरेखा। स्पर्शरेखा हमेशा वक्र की बनती है, जो हमारे पास कर्व होगा, है ना, जो कर्व होगा, कर्व 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 कर्व, ठीक है ना, कर्व कर्व होगा जो। तो अब आप इस नोचेस पे आप ये देखोगे सर, इसका मतलब तो ये है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, यहां तो देखो कॉन्टिन्यूअस है ना फंक्शन, यहां तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, टूट थोड़ा ही रहा, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि नोचेस पर, नोचेस पर, तो इसको लिखने का तरीका हमने लिखा था नोचेस पर, नोचेस की स्पेलिंग NOTC है ना, नोचेस की स्पेलिंग होगी NOTECH, NOTECH, नोचेस है ना, नोचेस, ES लगा लो, इसको ध्यान रखो, नोचेस। हिंदी वर्ड मुझे यार पता नहीं है। नोचेस पर फलन डिफरेंशिएबल नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं के अवकलनीय, अवकलनीय नहीं होता है। अवकलनीय को अंग्रेजी में ध्यान रखना है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो याद रखना है। तो इन दोनों नोट से आपको एक बात समझ में आ रही है क्या? अगर आप थोड़े से बुद्धि वाले बच्चे हैं, थोड़ा समझदार हैं, तो दोनों नोट से एक बात समझ में आ रही है क्या? एक सुपर नोट तैयार हो रहा है क्या? सुपर नोट, एक बहुत अच्छा नोट जो कि आपको हमेशा काम आएगा अगली क्लासेस के अंदर भी। वो नोट क्या है, ध्यान से देखेंगे। वो नोट क्या है, ध्यान से देखेंगे। तो मैं यहां पर उस नोट को लिख रहा हूं, ये सुपर नोट है। देखो, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो ये 100% है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब देखो, यदि फलन अवकलनीय है, क्या है, अवकलनीय है, तो फलन सतत भी होगा, सतत भी होता है। ये ध्यान रखना है आपको। कोई फलन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो सतत 100% होगा, है ना, सॉरी अवकलनीय है, यानी कि अगर हमें dy बाई dx मिल रहा है तो सीधी बात है आप ये भी कह सकते हैं कि सर कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कॉन्टिन्यूटी चेक करने के हमने पहले जो तरीके सीखे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फलन का मान निकालने के बाद ही आप चेक कर पा रहे थे कि फलन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो लेकिन अगर आप किसी फंक्शन के लिए dy बाई dx निकाल पा रहे हैं तो आंखें बंद करके कह देना कि वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो ये बात बहुत जरूरी है। यदि कोई फलन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट को, और लेकिन यदि फलन, इसका उल्टा देखते हैं, यदि फलन सतत है मतलब कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, तो फलन अवकलनीय हो भी सकता है,
तो फलन अवकलनीय हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इस ग्राफ में आ जाओ, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस ग्राफ में आ जाओ। इस ग्राफ के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कॉन्टिन्यूअस, कहीं से टूट नहीं रहा है, लेकिन यहां पर स्पर्शरेखा नहीं बन सकती नोचेस के ऊपर, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूअस तो हो रहा है, सतत तो हो रहा है, लेकिन अवकलनीय नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसका उल्टा देखें कि अगर अवकलनीय है तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो हमेशा ही वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो इसको थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है, थोड़ा सोचें इस बुक को बैठ के, 5-10 मिनट इसमें दें, ठीक है, इस बात को 5-10 मिनट इसमें बैठ के सोचें, ठीक है। बस ये अप्रोच हो गई हमारी ग्राफिकल नोट्स की। अगर हमें सामने ग्राफ दिख जाए तो देख करके हम इजीली बता पाए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। लेकिन एक हम लोग क्वेश्चन इस तरीके से तो हल नहीं होंगे, सीधी सी बात है। जैसे हमने लिमिट वाली अप्रोच से कॉन्टिन्यूटी देखी थी कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, उसी तरीके से हमारे पास एक अप्रोच है, एक तरीका है जिससे हम देख पाते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। उस तरीके पे चलते हैं। जरा फटाफट स्क्रीनशॉट ले करके नहीं, डायरेक्ट वीडियो को पॉज करके आपको ये नोट करना है। चलिए नोट करिए बेटा फटाफट, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। तो चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, कि लिमिट के प्रयोग से हम लोग कैसे अवकलनीयता की जांच कर सकते हैं लिमिट के यूज से, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूटी के दौरान लेफ्ट हैंड लिमिट 5.1 में और राइट हैंड लिमिट निकाली, फिर फलन मान निकाला, तो इसमें दो चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी और उसको हम लोग कहते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आप समझते हो, अवकलज। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे किसी पॉइंट पर, और एक निकालोगे आप किसी पॉइंट का मतलब जैसे x इज इक्वल टू सी किसी पॉइंट पर, फिर आप निकालोगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव उसी पॉइंट पर। अगर ये दोनों चीजें बराबर आ जाती हैं, दोनों चीजें बराबर आ जाती हैं, तो आप कह देंगे कि हाँ फंक्शन अवकलनीय है बेटा, डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। थोड़ा साउंड में मुझे लग रहा प्रॉब्लम है, तो एक मिनट में चेक करना चाहता हूं। हेलो, ठीक है, ओके। तो अब ये निकालेंगे कैसे, इनको निकालने के प्रॉपर फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, और फॉर्मूले कैसे बने जो बच्चे जानना चाहते हैं। केवल फॉर्मूले जानने से काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस भी सारे हल हो जाएंगे और 12th के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी आप फेल देंगे। लेकिन फॉर्मूले बने कहाँ से, और फॉर्मूले का थोड़ा सा इतिहास के क्या है, थोड़ा सा मीनिंग अगर समझने की कोशिश करना चाहोगे तो इस लेक्चर के लास्ट में मैं वो भी बता के जाऊंगा आपको। तो पहले आप ध्यान से सुने कि देखिए ये चीजें कैसे आपको डिफाइन करनी है, एक बार ध्यान से जरा इसको समझें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सपोज कर लो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, x इज इक्वल टू सी पर, x इज इक्वल टू सी पर मैं देखना चाहता हूं कि फंक्शन के फलन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना। कोई फंक्शन है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि y इज इक्वल टू, आपको कह दिया गया कि सर जी साइन x है या कोई भी फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1 है, और कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पर चेक करो, जैसे आपने क्वेश्चन करे हैं। तो अभी हम जनरली फॉर्मूले बना रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं, और पॉइंट कुछ खास पॉइंट ना लेकर के हमने c ले लिया। c कुछ भी हो सकता है, जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो भैया हम क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू सी पर। वो होता है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखें कि लिमिट h टेंस टू जीरो, h आपको पता ही बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, नियर टू जीरो, जीरो के बिल्कुल पास की क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। और f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में अच्छे से डाल लें। और जो बच्चा जानना चाहते हैं कि यार ये फॉर्मूला सर जी आया कहाँ से, तो वो लेटर ऑन इस वीडियो में जुड़े रहें, है ना। और जो बच्चे नहीं जानना चाहते तो वो सीधा इन फॉर्मूलों को याद करके मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसे करके निकल लें, वीडियो को बंद करके, लेक्चर को बंद करके, तो उनका काम बन जाएगा। लेकिन जो जानना चाहते हैं
कि ये फॉर्मूला बना कैसे, कैसे ड्राइव होगा, क्या मीनिंग है, तो उसको आप थोड़ा सा समय दें, लास्ट में लेक्चर के मैं बता के चलूंगा। फिर है राइट हैंड लिमिट, सो राइट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू सी, उसका फॉर्मूला होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस ऑफ एफ सी अपॉन h। अब इन दोनों को जब आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना, ठीक है ना, तो यदि हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी बराबर हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी, तब हम कहते हैं, तब y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फलन है वो x इज इक्वल टू सी पर अवकलनीय है। अवकलनीय यानी कि अंग्रेजी में इसको डिफरेंशिएबल का मतलब है कि dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, है ना। डिफरेंशिएबल का मतलब dy बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा। dy बाई डी एक्स मिलने की एबिलिटी को ही डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं, ये मैं शुरू में ही क्लियर करके आया हूं। तो अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाता है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स जो भी फंक्शन दिया गया है वो उस बिंदु पर अवकलनीय हो जाएगा, होता है। इस बात को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे और मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से हाउ टू अप्लाई दिस, है ना, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, इस बारे में हम आपको बता के चलेंगे। तो एग्जाम्पल तो कोई ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज के अंदर ही एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, प्रश्नावली के अंदर ही एक क्वेश्चन हमारा है। और अगर मैं किताब उठा लूँ अपनी एनसीईआरटी वाली, तो बेटा इसमें 9th क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें हमारा एक 9th क्वेश्चन है। तो मतलब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जा रहा है कि सिद्ध करो, उसने कहा है सिद्ध करो कि एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया गया है और वो फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है ना, जहां पर x कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है और कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। x इज इक्वल टू 1 पर अवकलित को हम लिख सकते हैं, दूसरा शब्द अवकलनीय, अंग्रेजी में इसको डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं, ये प्रूफ करना है। डिफरेंशिएबल नहीं होने का मतलब क्या है कि दीज आर टू थिंग्स, ये दोनों चीजें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आएंगे। तो देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड x इज इक्वल टू किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 1 पर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे भैया, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h, एंड व्हाट इज c इन दिस केस, 1 है c, तो आ जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 f1 अपॉन माइनस का h, ठीक है जी। सिर्फ अप्लाई किया है फॉर्मूला और कुछ नहीं करा है। अब ध्यान से सुन ले मेरे बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, क्योंकि fx की जो वैल्यू है, डेफिनेशन है, वो दिया है मॉड ऑफ 1 माइनस x माइनस 1, तो जब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू f ऑफ 1 माइनस h तो आ जाएगा x की जगह 1 माइनस h माइनस 1, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे हम लोग कि मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 एंड माइनस f1 का मतलब हो जाएगा, हम इसके अंदर f1 कैसे निकलेगा, f1 का मतलब है x की जगह 1 भर देंगे, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। तो ध्यान से देखें, इसको कैलकुलेट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एंड जब 1 से 1 कटेगा तो माइनस h आ जाएगा, ठीक है ना, 1 से 1 कटेगा माइनस h, और ये तो 0 हो ही गया, अपॉन माइनस h। इसको अगर आप देखो तो मोड का क्या काम होता है मेरे बेटे, ये इसको प्लस कर देगा, तो मतलब क्या है, मतलब जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, x इज इक्वल टू 1 पर वो बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस h, एस एच कटेगा,
तो -1 फाइनली आपने इतना काम तो करा ही है कंटिन्यूटी में, इसको सॉल्व करके -1 हमें मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अब हम निकालते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। इसकी डेफिनेशन, इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो ये फॉर्मूला है नीचे वाला, ठीक है ना, आपने नोट कर लिया होगा। तो फॉर्मूला है कि लिमिट x h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस ऑफ एफ सी अपॉन h। तो ध्यान से देखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच का मतलब c की जगह हम लोग क्या लेके चल रहे हैं 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 1 प्लस एच का मतलब क्या है कि मोड ऑफ 1 प्लस एच -1 एंड -1 अपॉन h। तो मेरे भाई लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 कटेगा तो मोड ऑफ h अपॉन h। फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियरली आप देख पा रहे हैं जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो -1 है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए 1 है। तो आप कह देंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन अवकलित नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, तो कुछ भी कह लो। तो दैट्स ये पूरा का पूरा एक तरीका है, एक पैटर्न है काम करने का, जैसे आपको करना है। ठीक है ना। तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको तो आपको दो चीजें निकालनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि फंक्शन आपका अवकलनीय है या नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, वो सॉल्यूशन में ही कराएंगे, जब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोग कराएंगे तब आपको कराएंगे। उससे पहले आप, क्योंकि मुझे लगता है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत कम दिए गए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा बेटा इस चीज़ को समझें, और अदर बुक से भी या कोई सैम्पल पेपर वगैरह हो उसमें भी अगर आपको अवकलनीयता चेक करने के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं तो उन पे थोड़ा सा हाथ साफ कर लो। ठीक है ना, ताकि चीज़ें आपको जब अच्छी समझ में आएंगी तभी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, अदरवाइज फिर दो क्वेश्चंस को लेकर के जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब बस फाइनली मैं एक काम करता हूँ, इस इंट्रोडक्शन को समाप्त करता हूँ। लेकिन जिन बच्चों को ये जानना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये कहाँ से आए हैं, वो इस वीडियो में रुक सकते हैं, इस लेक्चर में रुक सकते हैं। अदरवाइज जिनको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है वो क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर को यहीं पॉज करके निकल जाए, अपना काम कर लें। अब मैं सिर्फ, मेरा काम है, मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको ये क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो चलिए बेटा आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे की तरफ आपके सामने बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए अब हम आपको बताते हैं ये जो अवकलनीयता का कॉन्सेप्ट है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का, ये क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं स्पेस लूंगा, इधर की तरफ ही ले लूंगा। ठीक है ना, इस वाले पोर्शन में ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर लें। थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आ जाएगा समझ में, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये आ जाएगा। एक ग्राफ में बना रहा हूं आपके सामने, ध्यान से सुनना इस बात को। दिस इज एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर ओरिजिन हो गया, और कोई ग्राफ मेरे पास में है और ग्राफ इस तरीके से है। ठीक, कोई ग्राफ मेरे पास में है, ग्राफ इस तरीके से है, और हम लोग इस पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं। सपोज ये पॉइंट जो है अगर मैं नीचे की तरफ लेके आऊँ, इस पॉइंट को मैं नीचे की तरफ लेके आऊँ, नीचे की तरफ लेके आऊँ, हल्का हल्का सा डॉट डॉट बना दूँ उसको मैं ऐसे करके। सपोज कर लो ये सी पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू ये सी पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू ये सी पॉइंट है, और जो फंक्शन है वो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ए फंक्शन है, जिसकी हम लोग एक्स इज इक्वल टू सी पर अवकलनीयता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। हम क्या करते हैं कि इस सी से लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा ये डिस्टेंस h ले करके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ले लें, h ले लें। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट देखते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछा हो गया, ए यहाँ से ऐसे कर दें। ठीक है, सही है। अब थोड़ा इधर टेंड हो गया यार, लगभग है ना, लगभग ठीक है, अब सही है। तो भैया हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इससे h, ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, h बहुत छोटी डिस्टेंस है, 0 के लगभग बराबर, लेकिन 0 नहीं, 0.00001 टाइप इस तरीके की कुछ वैल्यू है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है ना।
थोड़ा मुझे दिखाने के लिए, क्योंकि अगर मैं बहुत छोटी यहाँ दिखाऊंगा तो आपको देखने में परेशानी होगी, फील करने में आपको दिक्कत होगी कि क्या है ये। तो अगर मैं बात करूँ ये डिस्टेंस h है, तो सीधी बात है ये पॉइंट आपके पास में x इज इक्वल टू c माइनस एच बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक की दूरी c है ना, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से c है, इसमें से h कम करेंगे तो ये c माइनस एच हो जाएगा, है ना, ये वाला c माइनस एच हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ a, इस पॉइंट को मैं कहूँगा b, और एक पॉइंट इधर ले लेता हूँ मैं, इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ b, और इस पॉइंट को किस तरीके से ले लेता हूँ मेरे भाई, ठीक है, किस तरीके से ले लेता हूँ कि h डिस्टेंस आगे की तरफ, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो x इज इक्वल टू, क्योंकि ये c यहाँ तक है, h आगे चले गए तो c प्लस h आपके पास में यहाँ पर ये मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ कैपिटल C, मुझे कैपिटल C पर ही देखना है कि फंक्शन डेरिवेटिव देगा या नहीं देगा, उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ, ठीक, उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ। अब एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनो, अगर मैं इस a के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, a के निर्देशांक लिखना चाहूँ भुज कोटि के रूप में, तो भुज का काम कौन करेगा, c माइनस एच कोमा, कोटि बनेगी ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी होगी तो उसको यहां से देख लेंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, fx तो इसी पे आता है ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो x की वैल्यू क्या भर दो, c माइनस एच, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ सी माइनस एच, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट बन जाएगा, इसका जो कोटि बन जाएगी वो बन जाएगी एफ सी माइनस एच, ठीक है ना। आप लोग देखने में थोड़ी दिक्कत तो नहीं कर रहे, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में लेक्चर देखोगे तो शायद सब दिख जाएगा। हाँ ओके, ऐसे ही c के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे भैया, c कोमा एफ सी, चाहे देख लो, मैं यहां लिख दूंगा, a के कोऑर्डिनेट में उधर लिख दे रहा हूं ताकि आपको c माइनस एच कोमा एफ ऑफ c माइनस, ये आपको अलग अलग दिख जाएगा। अच्छा मैं c के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, मैं c कोमा एफ ऑफ c, और अब b के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, यहाँ b के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट कितना है c प्लस एच कोमा एफ ऑफ c प्लस एच। तो भैया ये हमने तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन के लिए, ठीक है। क्लियरली आपको उधर लिख के दिखा दिए हैं मैंने, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ठीक है ओके। अब सुनो, मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत मुझे अभी नहीं है, मुझे जगह की जरूरत है। अब आप सुनो, आप जो रेखा, अगर मैं एक काम करूं, ये सी है, मैं AC का स्लोप निकालूं, जो रेखा AC बनेगी, A को C से अगर मैं मिलाऊंगा तो रेखा AC का स्लोप निकालूं, रेखा खंड लाइन सेगमेंट AC का मैं ढाल निकाल लेता हूं, ढाल यानी कि स्लोप निकाल लेता हूं। तो वो कैसे निकलेगा भाई, आपको पता है, एक फॉर्मूला पता था, आपने 10th में ही पढ़ा है, 11th में पढ़ा है कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता हो x2 y2 हो, तो उस लाइन AB की स्लोप जब निकालेंगे, हम लोग स्लोप निकालते थे तो करते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, ठीक है ना। तो लगा लो वही, क्योंकि इस वाले केस में जब AB की निकालेंगे तो AC की निकालेंगे, तो ये वाला ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो इसका मतलब हमारे पास में बन जाएगा, ठीक है ना। आप यहां से देखना, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो y2 माइनस y1 एफ सी माइनस एच, चेक कर लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि c माइनस एच। इसको कैलकुलेट करो, तो f ऑफ c माइनस एच अपॉन, ध्यान से देखें, जब मैं इसे ब्रैकेट खोलूंगा c से c कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का h आ जाएगा, तो आप एक काम कर लें, इसको एफ सी माइनस एच शुरू में रख लें और एफ सी को बाद में रख लें, और एक माइनस का फर्क आ जाएगा क्योंकि मैंने इसको चेंज करा है, तो वो माइनस में नीचे लगा दूंगा यहाँ। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये क्या मिल गया आपको, ये आपको मिल गया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव,
अभी नहीं मिला है लेकिन उसके जैसा मिल गया है। तो ये AC का ढाल है, ये क्या है, AC का ढाल है। अभी थोड़ी स्पीड छोड़ करके मैं बात करता हूं, रुको। अब मैं निकालता हूं BC का ढाल, CB का या BC का, है ना, CB का या फिर BC का। मैं निकाल रहा हूं CB का ढाल, CB का ढाल, CB मतलब जो लाइन हमारी बनेगी CB, इसका ढाल निकाल रहा हूं मैं, इसका। तो CB का जो ढाल बनेगा वही फॉर्मूला जो मैंने यहां लगाया है, y2 माइनस y1, इसका मतलब FC प्लस H माइनस FC अपॉन C प्लस H माइनस C, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो CB का ढाल है ना, वो आ जाएगा F ऑफ C प्लस H माइनस FC अपॉन C से C कैंसिल आउट अपॉन H। ठीक है जी। अब आप सुनो, अब सुनो। अब अगर मैं इन फॉर्मूलों के अंदर, ध्यान से देखना, इस वाले फॉर्मूले पे, नीचे वाले पे दिमाग मत लगाओ अभी, ठीक है ना। अगर मैं एक लिमिट लगा दूं, लिमिट का मतलब मैं H को कहूं कि जीरो की तरफ भगाओ, इसको जीरो की तरफ लेके चलो। जीरो की तरफ लेके चलने का मतलब है कि जब H, ये दूरी H है ना, H को जीरो करने का मतलब क्या है, जब इस पॉइंट को मैं C की तरफ लेके जाऊंगा, इधर की तरफ लेके जाऊंगा, तभी तो H जीरो होगा। H क्या है, H ये तो डिस्टेंस है, H को जीरो करना है, इधर तो जाएंगे नहीं। जब हम C की तरफ जाएंगे तो H जीरो हो जाएगा। C की तरफ जाने का मतलब है कि ये A पॉइंट भी लगभग यहाँ को आ जाएगा, लगभग इस C पॉइंट के पास आ जाएगा। A पॉइंट भी कहाँ आ जाएगा, लगभग जब हम H टेंस टू जीरो करेंगे, यानी कि हमें जो चीज़ मिलेगी, ये वाली चीज़ मिलेगी, ये वाली चीज़ मिलेगी माइनस H, ठीक है ना। तो ये जो A पॉइंट है, जब हम H को जीरो की तरफ लेके जाएंगे, आप देखो अगर इसमें जीरो भर दो तो C कोमा FC, तो ये तो C पॉइंट बन जाएगा। तो जब हम H को जीरो की तरफ लेके जाएंगे तो A पॉइंट कहाँ की तरफ जाएगा, C की तरफ ही जाएगा। ऐसे ही इस वाले केस में भी अगर हम लोग H को जीरो की तरफ लेके जाएं, मतलब H को पीछे की तरफ लेके आए, तो भी ये जो B पॉइंट है ये लगभग C की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि हम लोग देखेंगे F ऑफ C प्लस H माइनस FC अपॉन H। और अगर मेरे भाई यहां पर जो वैल्यू है, क्योंकि हमने A को भी इसके पास लिया है, B को भी, अगर दोनों वैल्यू सेम हो गई और वैल्यू किसके बराबर हो रही है, लगभग C के आसपास, तो यहां पर एक लाइन अगर हम बना दें इस तरीके से, तो हमें एक स्पर्श रेखा मिल जाएगी। ये कब मिलेगी, जब इस पॉइंट और इस पॉइंट पर वैल्यू सेम रहेगी, जब H टेंस टू जीरो हमने करा है तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें एक स्पर्श रेखा मिल जाएगी जब इसको ज्वाइन कराएंगे हम। इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। आपको अभी ना समझ में आया तो जब थोड़े से बड़े हो जाओगे, अगली क्लास में जाओगे, तो बेहतर समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को समझ में तो अभी आना चाहिए। तो हम लोगों को, जब हम लोग इस A पॉइंट को उधर लेके जाएंगे, B को उधर से थोड़ा सा करीब लाएंगे, और जब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक स्पर्श रेखा मिल जाएगी। और अगर स्पर्श रेखा मिल जाती है तो फिर अवकलनीय हो जाता है फलन। शुरुआत इसी से करी थी मैंने इस लेक्चर की। तो फिर हम लोग इस पॉइंट को कह देते हैं ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड x इज इक्वल टू C पर, और ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू C पर। तो ये वो फॉर्मूले थे, और फॉर्मूले इस ग्राफ से बने हैं। कैसे बने हैं वो मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है, और अगर नहीं भी दिमाग में आएगा तो ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को करने के तरीके सिर्फ और सिर्फ इन पे बेस हैं, तो इनको याद करने के बाद आप सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आपके सामने सारे तरीके हैं। आपने डिफरेंशिएशन करना सीख लिया, शुरुआत में हमने डिफरेंशिएशन सीखा, फिर चेन रूल सीखा पहले लेक्चर के अंदर, जो इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर था। क्लास 11 से आपको जोड़ते हुए अवकलज डिफरेंशिएशन आपको बताया, और फिर हमने दूसरे में भी उसी पे काम करा, तीसरे में हमने अब ये काम कर रहे हैं। तो अब आप बिल्कुल तैयार हो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है जो आपको परेशान करे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हुए। धन्यवाद।